आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 9 यानी चैप्टर नंबर 9, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री जो है वो आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी। ज्योमेट्री क्या चीज है? स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स। क्या चीज है? स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स, उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? उसी से मुतल्लिका एक चीज है, उसी बेसिक जो आपका टॉपिक है उसी में से ये। जब जाहिर है नॉलेज एडवांस हुआ तो और उसमें चीजें ऐड हो गई, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है ये बाद में बताता हूँ। पहले बेसिक ज्योमेट्री का एक थ्योरम है जो कि आप लोगों ने पढ़ सुन रखा होगा, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सुना हुआ है ना नाम पाइथागोरस थ्योरम का? ठीक है, तो उर्दू में आपने पढ़ा होगा मसला फिसागोरस, ऐसी ही है, ये वही चीज है। इंग्लिश में से कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये है क्या, गौर से समझ लो। शायद आपको पहले किसी ने इस तरह से ना समझाया हो, बहुत आसान है, समझ आ जाता है बच्चों को, लेकिन फिर भी ये एक थ्योरम है, यानी एक आप यूं समझ लें कि ज्योमेट्री का एक लॉ है। क्या है? एक लॉ है जो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। कौन सी ट्रायंगल पे अप्लाई होता है? राइट एंगल ट्रायंगल पे। ट्रायंगल की टाइप्स हैं, आपने कुछ ना कुछ पढ़ी होंगी, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल और ये वो इस तरह की जो होती है, ऑब्ट्यूज और एक्यूट, और वो एंगल्स के हिसाब से होती हैं। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल कौन सी होती है? ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, ऐसे ही है, 3 एंगल्स होते हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा, गैमा। कोई नाम दे दें आप, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है आपने कोई इस तरह का नाम देना है। आप इनको एंगल्स को आप थीटा, फाई और कोई और नाम दे दें। चलो ये गैमा ही कर देते हैं, ठीक है, कोई भी नाम रखने में कोई मसला नहीं है। 3 एंगल्स होते हैं ट्रायंगल के। कितने एंगल्स होते हैं? देखो ये ट्रायंगल बनी हुई है, इसमें भी 3 एंगल हैं। एक इधर एंगल बन रहा है, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है ना। ये देखो, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये एंगल। 3 एंगल बन रहे हैं ना। हर ट्रायंगल में 3 एंगल, इसीलिए तो उसे ट्राई एंगल कहते हैं। 3 जावियों वाली शेप जो होती है उसे मुसल्लस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ट्रायंगल का रूल क्या है कि इसके जितने भी एंगल्स होते हैं तीनों, उनका जो सम होता है वो किसकी इक्वल होता है? 180 डिग्री की इक्वल होता है। किसकी इक्वल होता है? यानी तीनों एंगल्स को इकट्ठा करें ना तो वो 180 डिग्री बनेगा हमेशा। ये मतलब एक ये भी एक रूल है ट्रायंगल्स को स्टडी करने का। ये भी एक रूल है कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, उनमें कोई एक एंगल बहुत बड़ा भी हो सकता है। अगर एक एंगल 120 डिग्री का है तो फिर लाजमी तौर पे बाकी दोनों जो होंगे वो मिला के 60 डिग्री के होंगे। यानी एक 40 का होगा, एक 20 का होगा, या दोनों 30 के होंगे, 60 डिग्री के होंगे दोनों एंगल, क्योंकि 120 प्लस 60 कितना हो गया? 180। ठीक है, हमेशा एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? सम ऑफ एंगल्स जो है वो क्या होता है? 180 डिग्री। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये 90 डिग्री का एंगल बनता कैसे? चलो ये भी आप समझ लो। ये जो प्लेन होता है ना आपका, इसको आप 360 डिग्री में वो करते हैं, इसको मतलब डिवाइड करते हैं 360 डिग्री में, पूरा एक सर्कल बनता है। सर्कल क्या होता है? 360 डिग्री का होता है ना। ऐसे ही है, यहाँ से आप शुरू करते हैं, ये 0 डिग्री, फिर यहाँ से 1 2, फिर इस तरह बढ़ते बढ़ते वापस यहाँ पे आते हैं तो 360 डिग्री पूरा हो जाता है। ठीक है, जब आप यहाँ पहुंचते हैं यहाँ पे आपका कितना एंगल होता है? 90 डिग्री।
यहाँ पे आपको होता है 180 डिग्री, यहाँ पे होता है आपका 270 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये चार 90 जब मिलते हैं तो 360 डिग्री बन जाता है। समझ आ गई? तो इस तरह का सीधा एंगल जो भी होगा, कहीं भी जरूरी नहीं है कि वो ऐसे सीधी लाइन ऐसे लगी हो, वो ऐसे भी हो सकती है। आपने अपनी जो आपकी ट्रायंगल होगी या जो शेप होगी उसके हिसाब से देखना है कि एंगल 90 डिग्री के बन रहा है कि नहीं। आपने सिर्फ ये नहीं देखना कि लाइन ऊपर से नीचे लगी हो, ये बात नहीं है, बस स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो वो जो एंगल बनाएगी वो 90 डिग्री का होगा। अब यहाँ पे जो भी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाती है। और याद रखें, कोई भी ट्रायंगल ऐसी नहीं होगी जिसमें दो एंगल 90 डिग्री के हों। क्यों? ट्रायंगल में तो तीन एंगल होते हैं और तीनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर दो हम 90 के ले लें, ठीक है, तो 180 तो पूरा हो गया, फिर तीसरा किधर से आएगा? नहीं हो सकता ना, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ आ गई? अच्छा, अब राइट ट्रायंगल है, इसमें तीन चीजें होती हैं। एक इसकी बेस होती है जो सबसे नीचे वाली लाइन होती है, उसे क्या कहते हैं? बेस। उर्दू में उसे कहते हैं कायदा। क्या कहते हैं? कायदा उर्दू में कहते हैं। ठीक है, ये जो एंगल के साथ वाली होती है, बेस से ऊपर जा रही होती है, जो बेस के साथ बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही होती है, उस साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। उस साइड को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। उर्दू में कहते हैं अमूद। और जो साइड इन दोनों साइडों को मिला रही होती है उसे क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और उर्दू में इसे कहते हैं बत्तर। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है? वो कहता है जी, अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो तो उसके बत्तर का मुरब्बा बराबर होगा कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक हो गया? समझ आ गई? पाइथागोरस थ्योरम समझ आ गया? क्या बात है। अब ये क्या चीजें हैं? ये लेंथ है ना। ट्रायंगल की तीन एंगल्स होते हैं, तीन साइड्स होती हैं। ठीक है, एंगल ट्रायंगल के अंदर होते हैं, साइड्स उसकी ये बाहर ये जो तीनों साइड्स हैं ये होती हैं। इनकी कोई ना कोई लेंथ होगी, हर साइड की अपनी लेंथ होगी ना। वो जो लेंथ होगी उसकी हम बात कर रहे हैं कि हाइपोटेन्यूज की जो लेंथ है उसका स्क्वायर इक्वल होगा बेस की लेंथ के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की लेंथ के स्क्वायर। वजह क्या है? वजह यह है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा इन दोनों साइडों से बड़ा होता है, हमेशा इन दोनों साइडों से बड़ा होता है। इस वजह से उसकी जो लेंथ होगी वो इन दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होगी। ठीक हो गया? ये है पाइथागोरस थ्योरम। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। आपकी बुक में पहला टॉपिक है। अच्छा, एक तो मैंने आपको समझाया था प्लेन क्या होता है। ठीक है, कोई भी प्लेन सरफेस जो है उसे हम प्लेन कहते हैं। एक हमने ये वाला प्लेन पढ़ा था एक्स वाई प्लेन, तब तो मैंने आपको वैसे समझाया था। अब आपको मैं बताने लगूं कि इसका नाम क्या होता है, इस प्लेन का नाम क्या होता है। इस प्लेन का नाम होता है कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। आपकी बुक में लिखा हुआ है पहली दो लाइनों में। ठीक है, इस प्लेन को क्या कहते हैं? इस एक्स वाई प्लेन को वैसे नॉर्मली इसे एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, लेकिन इसका असल में नाम क्या है? कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। ठीक हो गया? ये चीज है। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या है? पहले कंसेप्ट समझ लो डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला एक ऐसा फार्मूला अभी हम डिराइव करेंगे, अभी हम उसकी डेरिवेशन पढ़ेंगे। आपकी बुक का पहला टॉपिक है उसकी डेरिवेशन। डिस्टेंस फार्मूला क्यों यूज होता है? ये इसलिए यूज होता है कि अगर आपके कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोई से दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान आपने फासला मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गई कि डिस्टेंस फार्मूला यूज क्यों होता है, कहां पे होता है। अब पॉइंट्स क्या होते हैं? पॉइंट्स मैंने आपको कल बताया था जब हम वेक्टर्स पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी पोजीशन। उस पोजीशन में हमने एक पॉइंट इधर ड्रा किया था, ठीक है, यहां से
और हमने कहा था कि ओरिजिन से जितना इसका फासला है, ठीक है, ओरिजिन, ये ओरिजिन था, ठीक है। अब ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0 0, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमने जो नीचे इधर एक्स की वैल्यू आ रही थी पॉइंट पी पे वो लिखी थी, फॉर एग्जांपल 4 है, ठीक है, और इधर जो इसके सामने जो इधर वाई की वैल्यू आ रही थी वो हमने यहाँ पे लिखी थी, फॉर एग्जांपल 5 कर दें, चलो, ये याद आया, कल परसों हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं ना दोनों, ये देखिए, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। कोई भी जो पॉइंट होगा, गौर से समझना ये बात, कार्टेशियन प्लेन के अंदर कोई भी जो पॉइंट होगा उसकी ये जो पहली वैल्यू होगी ये एक्स एक्सिस की वैल्यू होगी, और ये जो दूसरी होगी ये हमेशा वाई एक्सिस की वैल्यू होगी। समझ आ रही बात, ठीक है। इसी तरह ओरिजिन में भी ये जो पहली वैल्यू है ये एक्स एक्सिस की है, ये वाई एक्सिस की है, लेकिन ये दोनों जीरो क्यों है? जीरो इसलिए है कि हम भाई इधर खड़े हुए हैं, हमने स्टार्ट ही नहीं लिया, हम चले ही नहीं है, ना हम दाएं गए हैं, ना हम ऊपर गए हैं, ना बाएं, ना नीचे आए हैं, तो वैल्यू कैसे बढ़ेगी? वैल्यू तो जीरो ही रहेगी, ठीक है। समझ आ गई बात? अच्छा, अब इन दोनों पॉइंट्स का हमने मतलब इनका डिफरेंस फाइंड करना है। उसे हम कहते हैं कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हमने फाइंड करना है। ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये है, एक ये है, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। अब वो यूज कैसे करते हैं? पहले तो उसे डिराइव करेंगे, उसके बाद उसे यूज करेंगे। तो डिराइव करके देखते हैं हम। फिगर बनी हुई है आपकी बुक पे बुक पे भी देख लें, लेकिन मैं समझा रहा हूं, इधर मैंने बना दी है, इधर गौर से देखें, आपको समझ आ जाएगी। बुक में बनी हुई है फिगर, और पहली लाइन है, लिखा हुआ है लेट P x1 y1 and Q x2 y2 be the 2 points in the coordinate plane where D is the length of the line segment PQ। ठीक है, वो कह रहा है कि आपके कोऑर्डिनेट प्लेन में दो पॉइंट्स हैं P और Q, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं P और Q। P किधर है? ये है, ठीक है, और P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1 और y1। Q के, अब x1 और y1 कैसे हैं? यहां से हम इधर तक आए हैं, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू थी उसे हमने नाम दिया x1। यहां से जब हम चले और इधर तक गए हैं तो इसको हमने नाम दिया x2, x एक्सिस पे जा रहे हैं ना, ठीक है। अब जब y एक्सिस पे जाएंगे तो यहां से इधर तक, इसके सामने तक, ये जो वैल्यू है इसको हमने नाम दिया हुआ है y1। तो इधर भी हमने y1 लिख दिया, क्योंकि ये इसके सामने वाली जो y1 थी, दोनों पैरेलल हैं, एक ही बात है ना, ठीक है। ये असल में ये y1 थी, ठीक है, और ये जो इसके सामने वाली ये y2 थी, ठीक है। लेकिन हमने, चूंकि ये दोनों सामने थी, पैरेलल थी, तो हमने इसको नाम दिया, दे दिया y1, और यहां से यहां तक ये जो है, ये चूंकि इसके सामने है, इसे हमने नाम दे दिया y2। समझ आ रही है बात? तो मैंने आपको बताया था कि हर पॉइंट में पहली वैल्यू x की, x एक्सिस की होगी, दूसरी y एक्सिस की होगी। यहां भी देखें, Q में भी पहली x एक्सिस की वैल्यू है, दूसरी y एक्सिस की वैल्यू है। समझ आ गई? ये दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, जो कि हमें नहीं पता। हमने उसे नाम दिया हुआ है क्या? D। क्या नाम दिया हुआ है? D। ये जो लाइन सेगमेंट है PQ, P और Q दो पॉइंट्स को मिलाने से जो लाइन बन रही है उसकी लेंथ कितनी है? D। और यही लेंथ हमने फाइंड करनी, ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसीलिए हम फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। ये आपकी बुक में सारी बात लिखी हुई है। उसके बाद वो कहता है जी, द लाइन सेगमेंट्स MQ एंड LP। गौर करें, MQ किधर है? M ये है, Q ये है, वो यानी इस लाइन की बात कर रहा है। ये जो लाइन है यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। MQ और LP, इन दो लाइनों की बात कर रहा है, इसकी और इसकी। वो कह रहा है ये जो दो लाइनें हैं ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो ठीक कह रहा है ना, देखो ये आपको सामने y एक्सिस खड़ा है, ये आपका LP है, ये आपका MQ है, दोनों सामने सामने है ना y एक्सिस के, तो ये y एक्सिस के पैरेलल है। और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? इसका कोऑर्डिनेट आप देखें
गौर से समझना है। आपने जो पॉइंट ड्रा किया है वो आपने एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रा किया है, एल, ठीक है। एल जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। आप यहां से एक्स एक्सिस से हट के ऊपर की तरफ मूव आपने नहीं किया। एक्स एक्सिस पे जितने भी दूर आप चले जाएं वहां पे वाई की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, ठीक है। तो देखें एक्स की वैल्यू तो हमने लिख दी, जितना हमने ट्रेवल किया उतनी जो वैल्यू आ रही थी वो लिख दी x1, वाई की हम 0 लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ गए, लेकिन जहां हम एक्स एक्सिस पे हैं ऊपर या नीचे हम नहीं आए। ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे तो फिर y की वैल्यू चेंज होगी। एक्स एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू हमेशा 0 होगी। इसी तरह अगर हम y एक्सिस पे ऊपर चले जाएं नीचे चले जाएं तो y एक्सिस की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, एक्स एक्सिस की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है, समझ आ रही है इस बात की? ठीक है ना, सही है। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था वहां पे क्या हुआ, x की वैल्यू तो चेंज होगी। पहले हमने इधर से इधर तक ट्रेवल किया था, अब हम इधर से इधर तक आ गए हैं। इस वैल्यू को हमने नाम दिया हुआ है x2, तो यहाँ पे x2 आ गई और y की वैल्यू वही, y एक्सिस की वैल्यू वही 0। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हैं L और M, ठीक है, और इनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो हमने डिफाइन कर दिए, ठीक है। और ये जो लाइन है MQ और LP, ये दोनों x एक्सिस के पैरेलल हैं, आमने सामने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, द लाइन सेगमेंट PN इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये जो लाइन सेगमेंट है PN किधर है PN, ये P है और ये N है, इन दोनों को मिलाएं तो ये लाइन सेगमेंट बनता है PN। ये PN लाइन सेगमेंट जो है ये x एक्सिस के पैरेलल है। और भाई जाहिर सी बात है, जितनी भी लाइनें ऐसे ड्रा करोगे इस डायरेक्शन में वो x एक्सिस के पैरेलल होंगी ना, ठीक है, x एक्सिस के सामने होंगी ना, मुतवाजी होंगी, ठीक है। समझ आ रही है बात की? आ रही है ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अब गौर करें एक बात पे, ये जो n और p के दरमियान जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, x एक्सिस की, ठीक है। आप टोटल आपने ट्रेवल किया था यहां ओरिजिन से x2 तक। अब ओरिजिन की बात नहीं हो रही, आगे एक पॉइंट है ये इसके सामने वाला ये पॉइंट P, ठीक है। इस पे x की वैल्यू क्या है 1, यहाँ x की वैल्यू क्या है 2, तो x की ये जो टोटल लेंथ है यहाँ पे x की x एक्सिस की वैल्यू क्या होगी x2 माइनस x1, ऐसे ही होगा ना। तो भाई देखो इधर देखो, आप नंबर लाइन पे नंबर ड्रा कर रहे हैं, ये आपका 0 है, ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। ये छोटी क्लासों में सवाल होते थे, आपसे कहा जाए कि नंबर लाइन से देख के बताएं कि 5 और 3 के दरमियान डिफरेंस क्या है, तो आप क्या करते थे, आप एक लाइन ड्रा करते थे यहाँ से यहाँ तक, ओरिजिन से यहाँ तक, इसे आप कहते थे 5। फिर आप एक लाइन ड्रा करते थे यहाँ से यहाँ तक 3 तक, ठीक है, इसे आप कहते थे 3। हम 0 से 3 तक गए हैं, इधर हम 0 से 5 तक गए थे। अब 5 माइनस 3 कितना होगा 2, ठीक है। तो यार ये वही चीज है ना, देखो पहले हम ओरिजिन से x2 तक गए हैं, फिर पहले हम ओरिजिन से x1 तक गए, फिर हम x2 तक गए। अब ये जो पॉइंट है ये x2 के सामने, यानी यहाँ x एक्सिस की वैल्यू क्या है x2 है, इस पे n पे, ठीक है। और यहाँ पे p पे x एक्सिस की वैल्यू क्या है जो l पे है वही वैल्यू है x1। तो दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना होगा x2 माइनस x1 होगा ना, सिंपल सी बात है। समझ आ रही है ना? देखो ये आपका x2 है, ये आपका x1 है, देखो ये पॉइंट्स बिल्कुल सामने सामने है, ये देखो। और यार इधर जो वैल्यू है उसमें से ये वाली वैल्यू निकाल दोगे तो सिर्फ इतनी नहीं रह जाएगी। तो यही तो बात वो कह रहा है, समझ आ गई बात की, ठीक है। यही काम यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये आपका y2 है, ये आपका y1 है। आपने सिर्फ इस जगह की लेंथ मेजर करनी है, इस जगह की, ठीक है। तो क्या करेंगे y2 माइनस y1 कर देंगे, आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी।
ठीक है, समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, इन द राइट ट्राइंगल पी एन क्यू, अगर आप गौर करें तो एक राइट ट्राइंगल बन रही है, कौन सी? पी एन क्यू। इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएं तो एक राइट ट्राइंगल बन रही है, आपके पास बन रही है ना, इसी तरह की ट्राइंगल है ना, गौर करो जरा। ठीक है, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब बेस की हमने वैल्यू क्या फाइंड की थी? x2 माइनस x1। परपेंडिकुलर की क्या की थी? y2 माइनस 1 y1। ठीक है, तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से क्या वैल्यू बनेगी? डी स्क्वायर। ये सारी जो इधर चीजें लिखी हुई है मैंने आपको समझा दी हैं अभी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, कोई चीज मिस नहीं हुई। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? इस लाइन सेगमेंट, ये जो लाइन सेगमेंट है पी क्यू, इसी की लेंथ मेजर कर रहे हैं, इसकी लेंथ किसकी इक्वल होगी? पी क्यू का स्क्वायर, क्योंकि ये आपका हाइपोटेन्यूज है। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, यहाँ पे आपका हाइपोटेन्यूज क्या है? ये पी क्यू लाइन सेगमेंट जो है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, पी एन का स्क्वायर प्लस एन क्यू का स्क्वायर, या क्यू एन का स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक है, समझ आ रही है ना बात की? ठीक है, देखो, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस, सॉरी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस को आपने नाम दिया हुआ है पी एन, परपेंडिकुलर को नाम दिया हुआ है क्यू एन, और हाइपोटेन्यूज को नाम दिया हुआ है पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज लिख दें, इसको आपने डी कहा हुआ था, इसकी जगह पे डी लिख दें। डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की वैल्यू क्या थी? x2 माइनस x1, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या थी? y2 माइनस 1 y1, तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन आपको डी स्क्वायर तो नहीं चाहिए, आपको तो डी चाहिए, ऐसे ही है ना। यहाँ पे क्या था? डी था, डी स्क्वायर तो नहीं था। तो आप क्या करेंगे? दोनों तरफ मैथ का सिंपल रूट, दोनों तरफ आप क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वाला स्क्वायर जो है ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे डी रह जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब स्क्वायर रूट आएगा ये, तो उसके साथ यहाँ पे प्लस माइनस भी आ जाएगा। पढ़ा था ना चैप्टर नंबर 4, कौन सा था आपका चैप्टर अभी मैथ का? 7th में ही पढ़ा है शायद। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर स्क्वायर रूट के साथ प्लस और माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे एक समझने वाली आखिरी बात, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव होता है? नहीं होता ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ डी की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ये माइनस हटा देंगे। अपनी बुक पे देखो लिखा हुआ है 10 डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का y1 का स्क्वायर, सिंस d इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, डिस्टेंस है ना, लेंथ कभी भी नेगेटिव हुई है? कभी लेंथ तो कभी भी नहीं नेगेटिव होती किसी भी चीज की। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस भी एक लेंथ है ना। याद करो फिजिक्स पहला चैप्टर, फिजिकल क्वांटिटीज, बताया था हर तरह का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यानी कि बेसिकली क्या होती है? एक लेंथ होती है। ठीक है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। अब आराम से अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए जाएं तो मेरे ख्याल में आप वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये जो आपकी एग्जांपल्स दी हुई हैं इनमें से 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट है U, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 2। दूसरा पॉइंट है V, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 0। अब आप गौर करें, मैंने आपको बताया था हर पॉइंट में जो पहला होगा वो x की वैल्यू होगी, ठीक है, जो दूसरा होगा वो y की वैल्यू होगी। अगर आप गौर करें, ये देखो जिस तरह P और Q थे, यहाँ पे ये क्या है? ये आपका x1 है ना, ठीक है, ये क्या है? ये y1 है, क्योंकि पहला पॉइंट है ना आपका।
ये आपका दूसरा पॉइंट है इसमें कि ये क्या होगा, x2 होगा, ये y2 होगा। अब फार्मूला लगाओ जरा, आपने क्या uv आपने फाइंड करना है, uv का डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाओ, x2 माइनस x1 यानी -3 माइनस 0 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 2 इसका स्क्वायर। अब स्क्वायर के अंदर जो भी चीज होती है वो अगर माइनस भी हो, नेगेटिव भी हो, तो जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। देखो 0 माइनस 2 क्या होगा, -2 ही होगा ना, -2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है, -4 नहीं आएगा। इसी तरह यहाँ -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 ही आएगा। तो आपके uv का डिस्टेंस क्या होगा, 9 प्लस 4 यानी स्क्वायर रूट 13, ठीक है, यही है ना। और देख लो आगे एग्जाम्पल दी हुई है स्क्वायर रूट 13। अब जो एक्सरसाइज 9.1 है ये, इसमें सारे यही सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये पूरी एक्सरसाइज आपने करके लानी है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट सिर्फ आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए समझा देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें वो कहता है कि एक पॉइंट है P, ठीक है, एक पॉइंट है, गौर से देखो, लेट P बी अ पॉइंट ऑन x एक्सिस with x coordinate a and q be the point on y axis with y coordinate b as given below, find the distance between p and q, ठीक है। एक कोई पार्ट करते हैं, ठीक है, अब उसमें हम कहते हैं कि चलो जो फोर्थ पार्ट है ये हम कर लेते हैं, फोर्थ को छोड़ो फिफ्थ कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फिफ्थ पार्ट एक्सरसाइज 9.1। अच्छा आपका पॉइंट क्या है, एक पॉइंट आपका क्या है, P है। अब वो गौर से क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, वो कहना है लेट P बी अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, P बी अ पॉइंट ऑन x एक्सिस। भाई ये देखो, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, P जो है वो आपका एक पॉइंट है x एक्सिस पे, यानी वहां पे उसके y एक्सिस की वैल्यू 0 होगी, y एक्सिस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसीलिए उसने बताई ही नहीं है, उसने सिर्फ ये कहा है कि वो x एक्सिस पे एक पॉइंट है और उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, a है, और जो दूसरा पॉइंट है q वो y एक्सिस पे है और उसका कोऑर्डिनेट क्या है, y, सिर्फ y कोऑर्डिनेट होगा उसका, वो क्या है, b, ठीक है, समझ आ रही है। और उनकी वैल्यूज नीचे दी हुई है। अब क्वेश्चन के अंदर आपके पास जो वैल्यू दी हुई है a की, वो है स्क्वायर रूट a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और b इज इक्वल टू 1। अब चूंकि पहले पॉइंट्स बनाना समझ लो, ठीक है, P आपका जो पॉइंट था वो x एक्सिस पे था, तो वो कैसा बनेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, सिर्फ उसका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। जो आपका पॉइंट था Q वो था y एक्सिस पे, ठीक है, तो y एक्सिस पे उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, सिर्फ y कोऑर्डिनेट होगा जो कि उसने दिए हुए क्वेश्चन में, उसका x कोऑर्डिनेट उसने दिया ही नहीं है। जिस तरह P का y कोऑर्डिनेट नहीं दिया, इसी तरह x का Q का x कोऑर्डिनेट नहीं दिया। Q का एक ही उसने कोऑर्डिनेट दिया, y कोऑर्डिनेट, और उसे उसने नाम दिया b, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है, 1। बन गए ना आपके पॉइंट्स, ठीक है। अब आपने सीधे सीधे फार्मूला लगाना है इस पे और आपने वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, ठीक है। कैसे लगेगा, पी क्यू का डिस्टेंस क्या होगा ठीक है, देखो 0 माइनस स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1, y2 माइनस y1, 1 माइनस 0, ठीक है, इसका स्क्वायर।
अभी आप करेंगे तो ये देखें ये 0 है, 0 माइनस समथिंग वही चीज आती है, ठीक है। लेकिन जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर रूट और ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही होगा ना, देखो -2 का स्क्वायर ले रहे हैं आप, ये माइनस भी खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर लिया, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट भी खत्म हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 2, पीछे क्या रह जाएगा 2, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो पी क्यू का डिस्टेंस आपके पास क्या आ गया स्क्वायर रूट 3। इसका बेशक आंसर आप चेक कर लें। ठीक है, सही है, समझ आ गई। ये सारे क्वेश्चन पार्ट क्वेश्चन 2 के 6 पार्ट्स हैं, एक मैंने करवा दिया है, बाकी सारे भी इसी तरह होंगे। कंसेप्ट समझा दिया है कि ये क्या कह रहा है कि एक पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे है, दूसरा वाई एक्सिस पे है, तो मैंने आपको मेन चीज बता दिया कि जो भी पॉइंट सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई, देखो एल और एम दोनों सिर्फ एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे उनकी एक्स वाली वैल्यू तो थी, वाई वाली नहीं थी, वो 0 थी। और ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप इधर चले जाएं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट को आप कोई नाम दे दें, इसको हम पॉइंट को नाम दे देते हैं जी, ठीक है। अब इस पे आपकी x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है y2, ठीक है, समझ आई। जो पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा वहां पे y की वैल्यू 0 होगी, जो पॉइंट y एक्सिस के ऊपर होगा वहां पे x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। अदरवाइज जो पॉइंट प्लेन के अंदर होगा, प्लेन के अंदर, यहाँ x एक्सिस पे भी नहीं होगा, y एक्सिस पे भी नहीं होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, उसके लिए दोनों की वैल्यूज होंगी, x की वैल्यू भी होगी, y की भी होगी, 0 कोई भी नहीं होगी, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती हैं, 0 नहीं होगी कभी भी, ठीक है, समझ आ रही है। चलो जी, ये तो हो गया आपका कंप्लीट। अभी